नमस्कार साथियों, श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रीट से संबंधित हस्तलिखित नोट्स की सीरीज़। ये सारे के सारे जो नोट्स हैं दोस्तों, हाथ से लिखे हुए हैं। और गजब बात ये है कि ये जितने भी सारे फैक्ट हैं जो प्रश्न पत्र में आए हुए हैं या आने की संभावना है, वो सबको मैंने हाईलाइट कर रखा है और विभिन्न प्रकार के फ्लो चार्ट और फ्लो डायग्राम की मदद से ये इन सभी को समझाने का प्रयास किया है। पूरी जो कॉन्सेप्ट है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वो सभी थ्योरीज और कॉन्सेप्ट को शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों, अपन इसको स्टार्ट करते हैं। ये नोट्स आप खुद बना भी सकते हैं यहाँ से स्क्रीनशॉट के ज़रिए, या फिर अगर आप एज इट इज़ PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। या तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होकर इसको प्राप्त कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ऐप के ज़रिए इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इनका पूर्ण एनालिसिस है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। अपन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक दे रखा है दोस्तों रीट में, वो टॉपिक दे रखा है बाल विकास। हमारा जो पहला टॉपिक दे रखा है सिलेबस में, वो दे रखा है बाल विकास। लेकिन आपने अगर पिछले पेपर्स रीट के देखे हैं तो आपको पता चला होगा कि बाल विकास के कॉन्सेप्ट पे पहुंचने से पहले कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी हैं जहां से प्रश्न जो है प्रत्येक रीट में या आरटेट में पूछा गया है। तो बाल विकास से पहले क्या प्रश्न आ सकते हैं, क्या प्रश्न बन सकते हैं जो कि सिलेबस में दे नहीं रखा लेकिन हिडन रूप से वहाँ से प्रश्न आते हैं, वो टॉपिक निश्चित रूप से बाल विकास से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले अपन उनकी बात कर लेते हैं। बाल विकास पर पहुँचने से पहले दोस्तों हम 3 प्रकार की बातों पर चर्चा करेंगे। पहली जो चर्चा करेंगे वो करेंगे हम मनोविज्ञान पर। मनोविज्ञान पर सबसे पहले हम जानेंगे कि मनोविज्ञान है क्या, पहला बात। दूसरी हम जानेंगे मनोविज्ञान की एक शाखा के बारे में जिसे अपन कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? मनोविज्ञान के बारे में, फिर जानेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। इसके बाद में हम जानेंगे दोस्तों बाल विकास के बारे में, बाल मनोविज्ञान के बारे में। बाल विकास से पहले भी हम किसके बारे में जानेंगे? बाल मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे। और फिर हमारा चौथा कॉन्सेप्ट आएगा बाल विकास। बाल विकास की जो अवधारणा है वो श्रीमती हरलोक के द्वारा दी गई थी, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम क्या जानेंगे? बाल विकास से पहुंचने से पहले मनोविज्ञान क्या है, उसकी शाखा शिक्षा मनोविज्ञान क्या है और बाल मनोविज्ञान क्या है। इसके बाद में बाल विकास, बाल विकास की उत्पत्ति कैसे हुई, बाल विकास को अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाना कब से तय हुआ और क्या आवश्यकता थी कि बाल विकास को अलग से पढ़ाया जाए, इन सब की बात हम करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, करते हैं अपन स्टार्ट। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं मनोविज्ञान से। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं मनोविज्ञान की उत्पत्ति, अर्थ एवं क्षेत्र। मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप नया है परंतु इसका इतिहास बहुत पुराना है। एबिंगहास के अनुसार सबसे पहले ईस्वी पूर्व 5वीं सदी में पैदा हुए यूनानी दार्शनिक सुकरात ने कहा था कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सुकरात ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि मनुष्य को अपने खुद का यानी कि मनुष्य का ही अध्ययन करना चाहिए। ये 3 व्यक्ति बड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन तीनों को मैं एक साथ बता देता हूँ। पहला व्यक्ति जो इनमें है वो है सुकरात, और दूसरा व्यक्ति है वो व्यक्ति है प्लेटो, और तीसरा व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है अरस्तु। इन तीनों व्यक्तियों को लेकर रीट में एक प्रश्न तो आ ही जाता है। सुकरात के जो शिष्य थे उसका नाम था प्लेटो, और प्लेटो के जो शिष्य थे उसका नाम था अरस्तु। अर्थात ये तीनों के तीनों व्यक्ति आपस में गुरु शिष्य के संबंध में थे। सुकरात सबसे प्राचीनतम, सबसे पहले, उसके बाद में उसके शिष्य प्लेटो और प्लेटो के शिष्य अरस्तु। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं सुकरात की। तीनों ने एक एक कोटेशन दिए हैं, तीनों के कोटेशन को याद रखना है। सुकरात ने कहा, क्या कहा कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, इसी सुकरात के एक शिष्य थे जिसका नाम था प्लेटो। इस प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, उस पुस्तक का नाम था रिपब्लिक। इस रिपब्लिक पुस्तक में उन्होंने कहा था कि व्यक्ति का अध्ययन यानी कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन नहीं करना चाहिए,
बल्कि मनुष्य को उसमें निवास करने वाली आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। अर्थात आत्मा ही परमात्मा है। किसने कहा? प्लेटो ने। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आत्मा का सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले जो संप्रत्यय है, वो किसने दिया था? वो दिया था प्लेटो ने। ठीक है दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सुकरात के शिष्य प्लेटो ने ईस्वी पूर्व 4वीं सदी में अपने विचार देते हुए कहा था कि ईश्वर, प्रकृति एवं मनुष्य आपस में इस प्रकार से बंधे हुए हैं कि इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा था कि मनुष्य में आत्मा पाई जाती है और आत्मा के भावों से वो किसी परम सत्ता अर्थात ईश्वर को वो मानता है। अर्थात आत्मा में जो भाव पाए जाते हैं, उस भाव का नाम ही क्या है? ईश्वर है। उसी के कारण वो ईश्वर को चाहने की इच्छा रखता है। अर्थात आत्मा में ही क्या है? परमात्मा का निवास है। ऐसा कहने वाले कौन थे दोस्तों? वो थे प्लेटो। जितने भी सारे कोटेशंस जो हाईलाइट कर रखे हैं दोस्तों, आपको उनको मुख्य रूप से देखना है। जैसे मैंने कहा सुकरात ने क्या कहा, तो सुकरात ने कहा मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ ना भी पढ़े तो भी चलेगा, लेकिन ये कोटेशन जो हाईलाइट कर रखे हैं वो आपको अनिवार्य रूप से पढ़ने हैं। सुकरात के शिष्य का क्या नाम था? प्लेटो। प्लेटो ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? रिपब्लिक। इस रिपब्लिक पुस्तक में क्या लिखा था? कि आत्मा ही परमात्मा है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसी प्लेटो के एक शिष्य थे जिसका नाम था अरस्तु। इस अरस्तु ने अपने जो गुरु थे प्लेटो, उसकी बात को स्वीकार किया। प्लेटो ने क्या कहा था कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन नहीं करना चाहिए, बल्कि किसका करना चाहिए? आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। इसी के जो शिष्य थे अरस्तु, इसने इस बात को स्वीकार किया और दर्शन शास्त्र में आत्मा के अध्ययन को करना प्रारंभ कर दिया। अर्थात आत्मा के अध्ययन की शुरुआत करने वाले कौन थे? अरस्तु। आत्मा का कॉन्सेप्ट देने वाले कौन थे? प्लेटो। बात समझ में आई? अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले आत्मा का अध्ययन किसने स्टार्ट किया था? अरस्तु ने किया था। तो ये बात ध्यान रखना है आपको। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अरस्तु ने ही सबसे पहले आत्मा के अध्ययन की शुरुआत की थी। लेकिन दोस्तों कोलसैनिक, आपको ये ध्यान रखना है, कोलसैनिक एकमात्र ऐसे विद्वान थे जिन्होंने ये कहा था कि मनोविज्ञान का जो वास्तविक जनक है वो प्लेटो है। आपके सामने प्रश्न आ जाए मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। लेकिन प्रश्न आ जाए कोलसैनिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक कौन है? आंसर प्लेटो। ये कोलसैनिक प्लेटो को मनोविज्ञान का वास्तविक जनक क्यों मानते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि प्लेटो ने ही सबसे पहले आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले किसने दिया था? आत्मा का संप्रत्यय वो दिया था प्लेटो ने। इस वजह से कोलसैनिक ऐसा मानते हैं कि अरस्तु ने तो केवल उनको फॉलो किया था, जबकि मूल रूप से अवधारणा किसने दी थी? प्लेटो ने। इस वजह से कोलसैनिक के अनुसार मनोविज्ञान का वास्तविक जनक प्लेटो को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो कॉन्सेप्ट था आत्मा का, मनोविज्ञान आत्मा का विषय वस्तु है, आत्मा का अध्ययन है, ये चलता रहा लगभग 2000 वर्षों तक। लगभग 16वीं शताब्दी तक ये कॉन्सेप्ट चलता रहा। लेकिन 16वीं शताब्दी में अर्थात 1590 ईस्वी में एक व्यक्ति आते हैं। उस व्यक्ति का नाम है रुडोल्फ गोइकिले। दोस्तों रुडोल्फ गोइकिले मुख्य रूप से यूनानी दार्शनिक थे और ये अपने साथ में एक पुस्तक लेकर आए थे। उस पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया। अगर आपसे पूछा जाए साइकोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? आंसर रुडोल्फ गोइकिले ने। कब की? 1590 ईस्वी में। साइकोलॉजिया पुस्तक क्यों फेमस है? क्योंकि साइकोलॉजिया पुस्तक में आत्मा के अध्ययन के लिए सबसे पहले एक शब्द का प्रयोग किया गया था और वो शब्द था साइकोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाए साइकोलॉजी नामक शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो वो दिया था रुडोल्फ गोइकिले ने। या से पूछा जाए साइकोलॉजी नामक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है, तो यूनानी भाषा से। ठीक है, लेकिन ये शब्द जो है इसकी जो उत्पत्ति है दोस्तों वो तो यूनानी भाषा से यानी कि ग्रीक भाषा से है। लेकिन ये कौन सी भाषा का शब्द है? ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि साइकोलॉजी नामक पुस्तक की रचना किसने की? रुडोल्फ गोइकिले ने की थी। और साइकोलॉजी नामक पुस्तक में किसका प्रयोग किया गया था? साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, साइकोलॉजी नामक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वो किया था रुडोल्फ गोइकिले ने। आगे तब से लेकर आज तक मनोविज्ञान के लिए
अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब प्रश्न यहाँ से बनेगा, प्रश्न क्या बनेगा कि साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है। दोस्तों जब भी साइकोलॉजी और इससे संबंधित शब्द आते हैं तो हमारा जो ध्यान है वो या तो लैटिन की तरफ जाता है या ग्रीक भाषा की तरफ जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपसे साइकोलॉजी शब्द पूछा जाए तो वहाँ पर आएगी अंग्रेजी भाषा। साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है तो आंसर अंग्रेजी भाषा का। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषाओं से हुई है या साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है, तो साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों साइकी और लोगस इनसे मिलकर बना हुआ है। अब ये साइकी और लोगस किस भाषा के शब्द हैं, तो दोस्तों साइकी और लोगस ग्रीक भाषा के शब्द हैं। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। अर्थात साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या हुआ, आत्मा का अध्ययन करना। ठीक है, अब छोटा सा जो कन्फ्यूजन होता है उसको भी मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। अधिकांशतः हमारा जो कन्फ्यूजन होता है वो लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा को लेकर होता है। बहुत सारी बुकों में ये लिख रखा है कि साइकी जो शब्द है या लोगस जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना, लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा में एक माइनर फ़र्क होता है। हालांकि होने को तो ये दोनों यूनान की भाषाएं हैं, लेकिन माइनर जो फ़र्क होता है वो ये होता है कि ग्रीक भाषा में जो पहला अक्षर होता है वो अक्षर साइलेंट होता है। दोस्तों अब जैसे अपन साइकी की बात करते हैं, इस साइकी का पहला अक्षर क्या है, पी है कि नहीं। साइकी का पहला अक्षर पी है, लेकिन कभी पी को अपन बोलते हैं क्या, नहीं बोलते। अपन इसको साइलेंट रखते हैं और अपन बोलते हैं साइकी, सीधा बोलते हैं साइकी। ठीक है, तो इसको पी को साइलेंट रखते हैं, पहला अक्षर साइलेंट, इसका मतलब कौन सी भाषा, ग्रीक भाषा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में एक यूनानी दार्शनिक आते हैं जिसका नाम है देकार्ते। ये देकार्ते क्या कहते हैं कि ये आत्मा के अध्ययन की जो विषय वस्तु है इसको भौतिक शास्त्र में अप्लाई करने की सोचते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि आत्मा के अध्ययन की विषय वस्तु को भौतिक शास्त्र में अप्लाई करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो उस व्यक्ति का नाम था देकार्ते। लेकिन उसके बाद में इसका खंडन कर दिया गया और बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक जो दार्शनिक थे उन सब ने इसका विरोध किया और आखिर चल के इन्होंने भौतिक शास्त्र में इसका प्रयोग करने से इन्होंने मना कर दिया। इसी के बीच देकार्ते ने बहुत सारे प्रश्न उठाए और काफ़ी लोगों ने ये उठाए कि अगर आप आत्मा का ही अध्ययन इसको मानना चाहते हैं तो ये बताओ कि आत्मा है क्या, यह आत्मा है कैसी, या फिर ये आत्मा होती कहाँ है, ये रहती कहाँ है, इस आत्मा का स्वरूप क्या है। ठीक है, इस आत्मा की विषय वस्तु क्या है। दोस्तों इस प्रकार के जो प्रश्न थे इन सभी का आंसर नहीं मिल पाया। इस वजह से ये जो अवधारणा थी ये अवधारणा 17वीं शताब्दी आने से पहले ही अमान्य सिद्ध हो गई। उसके बाद में 17वीं शताब्दी आई और 17वीं शताब्दी में एक व्यक्ति आए जिसका नाम है पोम्पोनोजी। इस पोम्पोनोजी ने क्या कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है, ये बात तो सही है, तो फिर किसका विज्ञान है, तो इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान मन व मस्तिष्क का विज्ञान है। अगर आपसे पूछा जाए कि मन व मस्तिष्क के विज्ञान की अवधारणा देने वाले व्यक्ति कौन थे, उस व्यक्ति का नाम था पोम्पोनोजी। पोम्पोनोजी ने ही सबसे पहले ये कहा था कि आत्मा के अध्ययन की जो विषय वस्तु है उसको एक नया नाम देते हुए उन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान मन व मस्तिष्क का विज्ञान है। इस बात का समर्थन काफ़ी लोगों ने किया था। पोम्पोनोजी के विचारों का समर्थन होब्स, जॉन लॉक, कांट, स्पिनोजा आदि विद्वानों के द्वारा किया गया था। लेकिन दोस्तों 19वीं सदी आते आते यानी कि 19वीं सदी तक ये मन और मस्तिष्क का अध्ययन रहा। ठीक है, लेकिन 19वीं सदी आते आते ये अभिप्राय भी समाप्त होने लगा। क्यों, इसके क्या कारण थे, वही कारण सिमिलर कारण थे। जिस प्रकार से आत्मा के रूप में प्रश्न उठने स्टार्ट हो गए थे उसी प्रकार से मन के बारे में भी प्रश्न उठे कि पहले तो भाई ये बताओ कि मन और मस्तिष्क में अंतर क्या है। अगर ये भी आप क्लियर कर देते हैं तो आप ये बताइए कि मन कितने प्रकार के होते हैं। चलो इसका भी मान लीजिए आपने कह दिया कि मन बाह्य होता है, आंतरिक होता है, 2 प्रकार का होता है। तो अब आप ये बताओ कि कौन से मन का अध्ययन करोगे, बाह्य मन का अध्ययन करोगे या आंतरिक मन का अध्ययन करोगे। अब यहाँ पर आके ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अटक गया, क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति के मन के अंदर क्या चल रहा है, उसके आंतरिक मन में क्या चल रहा है, उसका अध्ययन आप कर भी नहीं सकते। इस वजह से ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो अवधारणा है, ये भी क्या हो गई, अमान्य सिद्ध हो गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी कि मन और मस्तिष्क की अवधारणा भी समाप्त हो गई। इसके बाद में 1852 में एक घटना घटती है, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा।
चलिए मैं सबसे पहले आपको 1852 की घटना के बारे में ले चलता हूँ। 1852 में एक घटना घटी। क्या घटना घटी? ये घटना है दोस्तों जर्मनी के लिप्जिंग शहर की। जर्मनी में एक शहर पड़ता है, उस शहर का नाम है लिप्जिंग शहर। इसी शहर में एक विश्वविद्यालय, एक यूनिवर्सिटी थी उस समय। उस यूनिवर्सिटी का नाम था कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। इस कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में 1852 में जो विश्व स्तरीय बैठक है उसका आयोजन किया गया था कि भाई मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान भी नहीं है, मनोविज्ञान मन व मस्तिष्क का विज्ञान भी नहीं है, तो बताओ अब किसका विज्ञान है। इसको विचार करने के लिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों को इकट्ठा किया गया लिप्जिंग शहर की जर्मनी में, यानी कि कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। अब इसी घटना को लेकर मैं बात करता हूँ। इसमें हालांकि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक दार्शनिकों ने भाग लिया था, लेकिन मैं उनमें से 2 दार्शनिकों की बात करना चाहता हूँ। उनमें से दोस्तों एक व्यक्ति का नाम है विलियम वुंट, जिसे मैंने W से डिनोट किया है। W मतलब विलियम वुंट। और एक व्यक्ति इसी के साथ में खड़े थे, इसी के शिष्य, जिसका नाम था विलियम जेम्स। विलियम वुंट, विलियम जेम्स दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी एक स्टूडेंट आया और इस स्टूडेंट ने चौंकाने वाली घटना की। क्या किया? इन्होंने विलियम वुंट के तो चरणों में झुककर प्रणाम किया और पैरों में धोख खाकर चला गया। इसके साथ में इन्होंने जो खड़े हुए जो विलियम जेम्स थे, इनको सीधे हाथ से ही नमस्कार कर दिया, मतलब इनके पैरों में इन्होंने इनके चरण स्पर्श नहीं किए। अब ये घटना जो थी ये विलियम जेम्स के दिमाग में घर कर गई। विलियम जेम्स ने पूछा विलियम वुंट से कि भाई मेरे को तो केवल इन्होंने प्रणाम किया है और आपको तो इन्होंने झुक के प्रणाम किया, यानी कि पैर में धोखा के गया है, इसका क्या कारण हो सकता है? विलियम वुंट बोला कि भाई मेरे को तो नहीं पता, उस स्टूडेंट को ही पूछ लेते हैं। तो विलियम वुंट ने उस स्टूडेंट को वापस बुलाया और पूछा कि भाई इसका कारण क्या है। जब उन्होंने इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि विलियम वुंट जो हैं वो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं। दोस्तों यहाँ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मनोविज्ञान अभी तक अलग से अस्तित्व में नहीं आया है। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही एक शाखा के रूप में अभी पढ़ा जा रहा है। तो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का ही एक भाग था। तो इन्होंने क्या कहा था कि आप, यानी कि विलियम जेम्स मनोविज्ञान के प्रोफेसर हैं, जबकि विलियम वुंट दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं। दर्शन शास्त्र एक बहुत बड़ी शाखा है, इसलिए आपको सम्मान भी उस हिसाब से दिया गया है, झुककर प्रणाम किया गया है। इस स्टूडेंट ने ये कहा कि विलियम जेम्स चूँकि छोटी शाखा के प्रवर्तक हैं, छोटी शाखा के प्रोफेसर हैं, मनोविज्ञान एक छोटी शाखा है, इस वजह से इनको इतना ही सम्मान दिया गया, अर्थात इनको केवल झुक के प्रणाम किया गया। दोस्तों ये जो रीजन था इस स्टूडेंट का, वो विलियम जेम्स के दिमाग में घर कर गया। विलियम जेम्स ने इसी घटना से प्रभावित होकर ये सोच लिया था कि मेरे को तो दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करना है, और तभी से ये अपनी मेहनत में जुट गए और लगातार 18 वर्षों की मेहनत के बाद में 1870 में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया। दोस्तों मनोविज्ञान अब 1870 में अपने अलग अस्तित्व में आ गया है, यानी कि दर्शन शास्त्र से अलग हो गया है, अर्थात आधुनिक मनोविज्ञान बन गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए मनोविज्ञान का जनक, तो आंसर अरस्तु, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब ये बात पता चली विलियम वुंट को कि भाई विलियम जेम्स ने एक मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर लिया है। इसी विलियम जेम्स की घटना से प्रभावित हुआ विलियम वुंट, और 1870 के 9 साल बाद, यानी कि 1879 में विलियम वुंट ने 9 वर्षों तक मेहनत की। 1870 के बाद में 9 वर्षों तक मेहनत की और 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित कर दी। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करने वाला कौन था? उस व्यक्ति का नाम था विलियम वुंट। दोस्तों मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करने के कारण ही विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मनोविज्ञान का जनक, आंसर अरस्तु। दूसरी बात, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, आंसर विलियम जेम्स। अगर आपसे पूछा जाए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, तो आंसर आएगा विलियम वुंट। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से विलियम जेम्स ने एक अलग विचारधारा भी यहाँ पर प्रभावित की है, चेतना का विज्ञान,
और उसी के बाद में व्यवहार का विज्ञान भी आएगा और इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो आपका जो रेस्पॉन्स है वो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा, जिससे प्रभावित होकर आगे की जो वीडियो क्लासेज हैं वो आपके लिए लगातार लाई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।